नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द दक्कन मेल न्यूज़ में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार। किसानों के आगे झुकी केंद्र सरकार और किसान अब इस प्रस्ताव पर 22 जनवरी को जवाब देंगे। तो दोस्तों, क्या किसान मान जाएंगे कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं होगा, या फिर किसान अभी भी अपनी यही मांग रखेंगे कि कृषि कानून हर हालत में रद्द होना चाहिए? इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा यह सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए है, यह समझना गलत होगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल पहुंच चुकी है चुनाव आयोग की फुल बेंच, राज्य के अधिकारियों संग हो गई है बैठक और जल्द होगा बड़ा फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान कानून को रद्द होना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार, किसान इस प्रस्ताव का जवाब 22 जनवरी को देंगे। जी हां दोस्तों, किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को तैयार है। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि किसान नेता कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी और किसान इसी बैठक में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बातचीत के कई नरम गरम दौर हुए, हमारे प्रस्ताव को किसानों ने गंभीरता से लिया है। मुझे लगता है 22 तारीख को समाधान की संभावना है। हमने किसानों को प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि आंदोलन खत्म हो और जो किसान कष्ट में है वो अपने घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अपना काम कर रही है। किसानों और किसान आंदोलन से बनी स्थितियों के लिए सरकार की भी सीधी जिम्मेदारी है और इसी के तहत हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन जब खत्म होगा और किसान अपने घर लौटेंगे तब भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की तो किसानों ने केवल कानून वापसी की ही मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। एमएसपी को लेकर हमने चर्चा की बात कही तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा ये सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए है, ये समझना गलत होगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे देशवासियों के सामने रख रहे हैं। अब उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये समझना गलत है कि ये सत्याग्रह सिर्फ किसानों के लिए है। इन 3 कृषि विरोधी कानूनों का असर मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा जब एपीएमसी नष्ट हो जाएंगे और अनाज के दाम आसमान छुएंगे। मोदी जी सिर्फ अपने पत्रकार और पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आज सच्चाई सबके सामने है। बता दें कि मंगलवार को राहुल गांधी ने किसानों की पीड़ा पर एक बुकलेट जारी करते हुए कहा कि कृषि देश का सबसे बड़ा उद्यम है। अब इसमें भी 3 कानूनों के जरिए एक अधिकार लाया जा रहा है। खेती किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। इसकी मार मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक पड़ने जा रही है। इसकी मार युवाओं पर भी पड़ेगी। तीनों कानूनों को वापस लिए बगैर कोई समाधान नहीं आएगा। देश में 4-5 उद्योगपतियों का एकाधिकार हो रहा है। वहीं किसानों को भड़काने के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि वह क्या करते हैं देश जानता है। भट्टा परसौल में किसानों के साथ मैं खड़ा था, नड्डा जी नहीं। मैं मोदी जी से नहीं डरता, वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, गोली मार सकते हैं पर छू नहीं सकते, ये ठीक से सुन लें। कृषि सुधारों को लेकर कांग्रेस की पिछली कोशिशों पर उठाए जा रहे सवालों पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने खेती को लेकर रिफॉर्म की बात की, उसको खत्म करने की बात नहीं की। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे देश ने देख ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की फुल बेंच, राज्य के अधिकारियों संग बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था समेत अन्य तैयारियों का पुख्ता जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग की फुल बेंच बुधवार शाम कोलकाता पहुंच गई है। शाम 7 बजे के करीब सुनील अरोड़ा गुवाहाटी से कोलकाता पहुंचे हैं। यहाँ राज्य की कानून व्यवस्था के एडीजी तथा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी आईपीएस ज्ञानवंत सिंह के साथ बैठक की है। खबर है कि सुनील अरोड़ा ने पश्चिम बंगाल में मौजूदा कानून व्यवस्था और हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर नोडल अधिकारी सिंह से बात की है। चुनाव आयोग के सूत्रों
ने बताया है कि गुरुवार को वह राज्य के 10 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इसमें राजनीतिक नेताओं के सुझाव, शिकायतों और मांगों का नोट बनाया जाएगा, जिसके मुताबिक चुनाव आयोग आवश्यक कदम उठाएगा। गुरुवार को ही वह राज्य के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें मुख्य सचिव अलापन बनर्जी, पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार के साथ साथ गृह सचिव और अन्य विभागों के प्रमुख शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि सुनील अरोड़ा के दौरे से पहले केंद्रीय चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन ने बंगाल का दौरा किया था और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने एक रिपोर्ट भी अरोड़ा को सौंपी है, जिसके आधार पर राज्य प्रशासन के साथ वह वार्ता करेंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख से अधिक की जाएगी। उसी के मुताबिक अधिक संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से मांग कर रही है कि बंगाल में 100% केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विरोधियों को योगेंद्र यादव का जवाब, मैं पहले चुनाव विश्लेषक था, अब जितना राजनाथ जी किसान हैं उतना मैं भी हूं, 4 एकड़ जमीन है। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में सक्रिय दिखने वाले योगेंद्र यादव ने आज कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं अचानक किसान बन गया हूं, उनको शायद मेरे बारे में पता करने का समय नहीं मिल सका होगा कि मैं पहले भी क्या काम करता आया हूं। जो कहते हैं मैं किसान नहीं हूं, उनको मेरा जवाब यही है कि जैसे किसान राजनाथ सिंह है, वैसा किसान मैं भी हूं। योगेंद्र यादव ने कहा, क्या मुझे चुनाव विश्लेषक मत कहिए, वह बहुत पहले की बात हो गई है। जब मैं चुनाव विश्लेषक था तब भी गांव देहात घूमा करता था और आदिवासी इलाकों में जाया करता था। 1985 से लेकर आज तक मैं जन आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। इस समय मैं खुद को एक एक्टिविस्ट और देश के नागरिक के रूप में देखता हूं। नागरिक का काम होना चाहिए कि वह देश के मुद्दों पर बोले। यादव ने कहा कि हरियाणा में मेरी 4 एकड़ जमीन है। किसानों के सबसे बड़े नेता सरदार पटेल भी वकालत किया करते थे। 2015 से मैं लगातार किसानों का काम करता आ रहा हूं। 2015 में भी ट्रैक्टर मार्च किया था भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। जब सूखा पड़ा था तो किसानों के लिए संवेदना यात्रा की थी। बुंदेलखंड और मराठवाड़ा में पद यात्रा की थी। योगेंद्र यादव ने बताया कि 2017 में जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर गोली चली थी तब भी वहां पहुंचा था। मेरा खुद का जय किसान आंदोलन संगठन है। किसान मुक्ति यात्राएं की है। किसानों को एमएसपी मिले इसके लिए आंदोलन किया। किसानों की संसद बुलाई थी। 2018-19 में भी इन मुद्दों के लिए काम करता रहा हूँ। पहले दिन से कृषि कानूनों का विरोध करता आया हूँ। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ही फैसला लेगी। सरकार ने भी कहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ही फैसला लेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए पैनल के पास निर्णय लेने की ताकत है ही नहीं। बता दें कि कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए पैनल बनाया है। पैनल को दोबारा बनाए जाने को लेकर दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मालूम हो कि प्रदर्शनकारी किसानों और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल पर सवालिया निशान खड़ा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बोले राकेश टिकैत, कौन रोकेगा, पुलिस तो ट्रैक्टर को सैल्यूट करेगी, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस किसानों के परेड को लेकर व्यवस्था करे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली आएंगे, चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चलाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें यह पता है कि कमेटी क्या रिजल्ट देगी। कमेटी कानून को बढ़िया बताएगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी और कानून को बढ़िया बताएगी। एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को कौन रोकेगा, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर सैल्यूट करेगी ट्रैक्टर को। देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। किसान आएगा यहाँ दिल्ली में, कौन रोकेगा किसानों को? अगर किसी ने ट्रैक्टर को रोका तो उसके घर पर कतर दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि दिल्ली सुन ले कि हम आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे और धरना भी देंगे। 3 बिल वापसी, एमएसपी पर कानून जब तक नहीं बनेगा किसान वापस नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की समिति के पुनर्गठन की मांग करने वाली याचिका पर आज सरकार से जवाब मांगा है। समिति को लेकर कई दलों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पैनल के लोग योग्य हैं, उन्हें बदनाम ना करें। सीजेआई ने कहा कि अगर हम किसानों के कानूनों को बरकरार रखते हैं तो आप आंदोलन शुरू कर सकते हैं, लेकिन शांति बनाए रखनी होगी। वहीं 8 किसान यूनियनों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई को बताया कि किसान केवल आउटर रिंग रोड पर शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं, वे शांति भंग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस फैसला लेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जी हां दोस्तों, किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे।
एसजी ने बहस की शुरुआत की और कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। सीजेआई ने एसजी को कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह मामला पुलिस का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे, अथॉरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। वरिष्ठ वकील प्रसाद भूषण ने कहा कि वे अपनी ट्रैक्टर रैली के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और शांति भंग नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा कि कृपया दिल्ली के नागरिकों को शांति का आश्वासन दे, एक अदालत के रूप में हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। भाषण में किसानों ने कहा कि शांति होगी। सीजेआई ट्रैक्टर रैली को लेकर कहा कि भूषण अपने मुवक्किल से बात करें, वह सब कुछ शांतिपूर्ण कैसे होगा। एजी ने कहा कि करनाल में किसानों ने पंडाल तोड़ दिया, कानून व्यवस्था को लेकर दिक्कत हुई थी। सीजेआई ने कहा कि हम इस पर कुछ अब कहना नहीं चाहते। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों और पुलिस के बीच मंगलवार को मीटिंग हुई। किसान नेता दर्शन पाल ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि पुलिस ने हमसे परेड के रूट और लोगों की संख्या को लेकर सवाल पूछे। पुलिस ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने से परेशानी हो सकती है। वैसे परेड की परमिशन के बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हमारी परेड निकलनी तय है। बता दें कि किसानों ने दिल्ली पुलिस से 26 जनवरी को परेड के लिए लिखित परमिशन नहीं मांगी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ साफ कहा था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस को लेकर भी कहा था कि इस बार यह ऐतिहासिक होगा। एक तरफ जवान परेड कर रहे होंगे और दूसरी तरफ किसान प्रदर्शन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कथित भ्रष्टाचार की पोल खुलने में लगी आम आदमी पार्टी, मोहल्ला अभियान में जुट रही है लोगों की भीड़। जी हां दोस्तों, आप मोहल्ला कैंपेन आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में काबिज भाजपा के कथित रूप से भ्रष्टाचार की पोल अब दिल्ली की जनता के सामने खोलनी शुरू कर दी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पोल खोल अभियान चलाया है, जिसके तहत दिल्ली के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 69 स्थानों पर मोहल्ला सभाएं आयोजित की। इन सभाओं में दिल्ली के करीब 7,000 लोग शामिल हुए, जिनके सामने आपके नेताओं ने भाजपा के कथित भ्रष्टाचार की पोल खोली। इस दौरान आपके नेताओं ने कहा कि अब लोग समझ चुके हैं कि एमसीडी में भाजपा के भ्रष्टाचार के कारखाने को बंद करना है तो एक ईमानदार पार्टी को सत्ता सौंपनी होगी। लोग दिल्ली की सत्ता की तरह ही एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। 7 जनवरी से आम ने शुरू किया है मोहल्ला अभियान। आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभाओं में पार्टी के स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद, स्थानीय संगठन पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता शामिल हो रही है। आम आदमी पार्टी ने 7 जनवरी 2021 से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में मोहल्ला सभाओं के माध्यम से भाजपा शासित नगर निगम के भ्रष्टाचारों पर चर्चा करने का सिलसिला शुरू किया है। इन मोहल्ला सभाओं में स्थानीय जनता को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने साधा बीजेपी पर निशाना। इस हफ्ते आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभा में सोमवार को 8,500 तो वहीं मंगलवार को 7,000 के करीब लोग शामिल हुए। इन मोहल्ला सभाओं में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि जनता न केवल जानने में इच्छुक है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है, बल्कि मोहल्ला सभाओं में दिन ब दिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से भाजपा शासित नगर निगम के भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं। लोग प्रतिदिन अलग अलग मोहल्ला सभाओं में इस प्रकार के सैकड़ों भ्रष्टाचारों का खुलासा खुद कर रहे हैं। जनता भली भांति इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार कर रही है। दिल्ली की जनता की सुख सुविधाओं से भाजपा को कोई मतलब नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्टाइल में होगा बंगाल में चुनाव, ममता दीदी ने दंगेबाज, लुटेरेबाज, गुंडेबाज से ली एंट्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में आजकल एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, रोमांच सब है। बदजुबानी भी है, धमकी भी है, अदावत भी है, अपनों की दगाबाजी भी है, गम भी है, खुशी भी है, दिल टूटने का खेल भी है, दिल जुड़ने की खुशी भी है, अवसरवादिता भी है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का खेल भी है, प्यार, मोहब्बत, नफरत सब कुछ है। लोकतंत्र की खासियत, खूबसूरती और काला धब्बा तीनों है। चुनाव से पहले वाला हर रंग बंगाल में है। इससे पहले बिहार चुनाव में भी नेताओं का ऐसा रंग दिखा था। बंगाल से पहले बिहार में ही चुनाव हुआ था। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं थे, मगर फिलहाल बात बंगाल की होगी। बंगाल चुनाव का एजेंडा दीदी ने सेट कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सुप्रीमो फुल फॉर्म में है। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। दंगाबाज, लुटेरेबाज, गुंडाबाज, बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। मेरे मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पब्लिक मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं एक्शन लूंगी, बता दे रही हूं। प्रतिदिन बीजेपी के लोग मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं भी बीजेपी के मीटिंग में लोग भेजूंगी। सीपीएम की मीटिंग में भी हमारे लोग जाएंगे, हम भी बीजेपी को डरा धमका सकते हैं, चालाकी निकाल दूंगी। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बता दिया। ममता बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक कहा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन क्या आपका सांसद आपसे मिलने आता है?
क्या उन्होंने आपको कुछ दिया है? वे चुनाव से पहले झूठे वादे करेंगे और एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा तो वे भाग जाएंगे। बिहार चुनाव में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव बीजेपी के लिए कई बार अनूठे शब्दों का इस्तेमाल किया था। नतीजा सबके सामने है। आज नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में है, जबकि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष की राजनीति संभाल रहे हैं। बिहार चुनाव में भी नेताओं ने की थी बदजुबानी। बिहार में तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिना किसी नाम लिए इशारों में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नरभक्षी तक कह दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि बिहार में आते ही तड़ीपार की जीभ दांतों से बाहर निकल भटकने लगती है। नरभक्षियों को पता नहीं क्यों पाकिस्तान से प्यार है। बिहार में हार देख पाकिस्तान में पटाखे फोड़ने की बात करता है। राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्लाद तक कह डाला था। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को नाली का कीड़ा कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमीन घोटाले में बीजेपी सांसद की पत्नी पर केस, 19 करोड़ की जमीन 3 में खरीदने का आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी पत्नी की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जमीन घोटाले के एक मामले में पुलिस ने निशिकांत दुबे की पत्नी सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर विलियम्स टाउन हनुमान टिकरी मोहल्ले में एलोकेसी धाम की करीब 19 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में खरीदने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी अनामिका गौतम और 4 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी देवघर मंजुनाथ भजंत्री ने निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलोकेसी धाम की जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर दी है। साथ ही इस मामले में उपायुक्त के आदेश पर अवर निबंधक राहुल चौबे ने देवघर नगर थाना में अनामिका गौतम समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा उपायुक्त ने इसकी जांच ईडी से कराने की बात कही है। अवर निबंधक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि उपायुक्त के न्यायालय से पारित आदेश एवं राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना के तहत दस्तावेज कपटपूर्ण मानते हुए उक्त निबंधन को रद्द करने का आदेश उपायुक्त ने जारी किया था। इस आदेश के आलोक में अवर निबंधक द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जमीन के विक्रेता पुरंदहा मोहल्ला निवासी संजीव कुमार, HK बनर्जी रोड निवासी कमल नारायण झा, क्रेता ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राधिकरण लिमिटेड की प्रोपराइटर अनामिका गौतम, पहचानकर्ता बमपास टाउन मोहल्ला निवासी देवता पांडे, गवाह कास्टर टाउन निवासी सुमित कुमार सिंह को आरोपित बनाया गया है। बता दें, दुबे की पत्नी के नाम पर देवघर की एलोकेसी धाम की जमीन 29 अगस्त 2019 को रजिस्टर्ड हुई थी। सांसद की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, जबकि जमीन की कीमत 18.94 करोड़ रुपए है। इस मामले को लेकर अनामिका गौतम के खिलाफ शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने शिकायत की थी। इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के सत्याग्रह के रूप में गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को जीवंत देख रही है दुनिया। राहुल, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बुधवार को लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि दुनिया केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का सत्याग्रह के रूप में गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण देख रही है। उन्होंने ट्वीट किया, गुरु गोविंद सिंह का वीरतापूर्ण जीवन हमें न्याय के लिए लड़ाई में त्याग के मूल्य की शिक्षा देता है। हमारे किसान भाई बहनों का सत्याग्रह जारी है। दुनिया गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं के जीवंत उदाहरण की साक्षी बन रही है। प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म पटना में आज ही के दिन हुआ था। उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठन ने कहा, पंजाब आकर कृषि कानूनों के फायदे बताएं हेमा मालिनी, खर्च हम उठाएंगे। जी हां दोस्तों, किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 50 दिन से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को किसानों और सरकारों के बीच 10वें दौर की वार्ता होनी है। इस बीच पंजाब की किसान संगठन गांधी किसान संघर्ष कमेटी ने मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को पंजाब में आमंत्रित किया है। किसान संगठन का कहना है कि हेमा मालिनी पंजाब आए और किसानों को केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के फायदे बताएं। किसान संगठन ने यह भी कहा है कि वो हेमा मालिनी के पंजाब आने की टिकट और 5 स्टार होटल का 1 हफ्ते का खर्च भी वहन करने को तैयार हैं। इस आमंत्रण के लिए किसान संगठन ने एक पत्र भी भेजा है। किसान संगठन का यह कदम हेमा मालिनी के एक बयान के बाद आया है। इसमें हेमा मालिनी ने कहा था कि किसान यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वे विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। किसान संगठन KKSC के चेयरमैन भूपिंदर सिंह, उपाध्यक्ष जरनैली सिंह ने पत्र में लिखा है कि पंजाब में हेमा मालिनी को भाभी के समान सम्मान दिया जाता है। भाभी मां के समान होती हैं। पंजाब में आपने चुनाव के दौरान खुद ही कहा था कि आप पंजाब की बहू हैं। हेमा मालिनी एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी है। धर्मेंद्र पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। उनके बेटे सनी देओल गुरदासपुर से सांसद हैं। पत्र में हेमा मालिनी को यह भी लिखा गया है, अपनी फसल का उपयुक्त मूल्य पाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर 51 दिन से अधिक समय से आंदोलन कर रहे 100 से अधिक किसान
अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में आपका बयान हर पंजाबी के लिए निराशाजनक है। किसान कठिन परिश्रम से अपनी फसल उगाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।